Good morning, everyone. This is Siddharth Singh. Today we are going to start Social and Political Life, Chapter First, Unit First, Equality in Indian Democracy. जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें समानता का कितना बड़ा रोल है। इक्वलिटी आपका एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। उसके ऊपर एक ऑन इक्वलिटी के ऊपर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। स्टोरी स्टार्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है कि स्टोरी से। स्टोरी है कांता की, उसको हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे इसको। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. These include pupils, participation in the resolution of conflict and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality, what is it, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. अपना देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। यहाँ पे लोकतंत्र कहते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इस पे जनता अपने फैसले खुद लेती है, कोई अलग से व्यक्ति नहीं आता है, कोई दूसरा हमारे ऊपर आके शासन नहीं करता है। जनता अपने फैसले खुद लेती है। जनता अपने फैसले लेती किस तरह से है कि हम यहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं और हमारे बीच में से ही कोई व्यक्ति उस इलेक्शन पे खड़ा, उस पोजीशन पे खड़ा होता है और हम उसको वोट करते हैं और उसको हम चुनते हैं और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभाएं होती हैं, वहाँ पे वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और हमारे बिहाफ पे वहाँ पे काम करता है ना। तो ये एक डेमोक्रेसी का रोल है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम क्लास 6 के बुक में लोकतांत्रिक सरकार के जो कुछ की फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे लोगों की आपकी भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं उनका हम लोकतंत्र में आपस में बैठ के सोच समझ के उनका समाधान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इक्वलिटी की, इस लोकतंत्र में, इस संविधान में हमको जनरल इक्वलिटी मिली हुई है कि सभी लोग एक समान हैं और किसी प्रकार का भी किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के कास्ट, रिलीजन, क्लास या फिर उसके इकोनॉमिकल कंडीशंस के बेस पे उस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है संविधान के थ्रू। जो हमारे देश का संविधान है उस पर ये सारी चीज़ें नोटेड हैं और उसके थ्रू हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि आप इस देश में आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे कि अगर कोई अमीर है उसे ही वही राइट मिलेगा, आप गरीब हैं तो भी वही राइट आपको मिलेगा। इस जो आपको स्टोरी दिख रही है कांता की, उसके थ्रू इक्वलिटी को समझाया गया है कि कहने को तो हमारे देश में इक्वलिटी है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऑन ग्राउंड हमको ऐसी इक्वलिटी देखने को मिलती है या नहीं मिलती है ना। स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। आपको यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए देखने मिल जाएंगे। मनजीत कौर हैं, टीचर हैं, तेजा सिंह हैं, ट्रेडर हैं, ग्रीस राव स्टूडेंट हैं, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर हैं, सुजाता कुमारी भी आपकी डोमेस्टिक वर्कर हैं। इसी तरह से और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो लोग खड़े हैं इनके आप अगर आप नाम देखेंगे और नीचे प्रोफेशन देखेंगे तो इस पर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, वो किसी भी क्लास का हो, वो किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका प्रोफेशन कैसा भी हो, चाहे वो एम्प्लॉयड है, नॉन एम्प्लॉयड है, डोमेस्टिक वर्कर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, कोई भी है, उन सभी को एक इक्वल राइट मिला हुआ है वोट करने का, अपना वोट कास्ट करने का। जब भी चुनाव होते हैं अपना वोट कास्ट करने का एक इक्वल राइट मिला हुआ है। चाहे वो कांता हो, सुजाता हो या मनजीत कौर एज अ टीचर हो, तेजा सिंह एज अ ट्रेडर हो, सभी को एक ही नज़रिए से देखा जा रहा है, एक ही नज़र से देखा जा रहा है कि सभी संविधान के हिसाब से समान है। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपकी, ये वोटिंग डे की लाइन है। इलेक्शन है आज और सभी को वोट करना है। तो स्टार्ट होता है आपका, Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizens for of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us.
सुजाता कहती है यस। कितनी अच्छी बात है सुजाता कि हम सब अपने देश के एक समान नागरिक हैं, हम सभी को वोट डालने का अधिकार है। इवन जो जैन साहब हैं वो भी इसी लाइन पे हमारे साथ खड़े हैं। सुजाता कहती है ठीक है, हाँ। फिर सुजाता को कहा जाता है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। कांता का टर्न आ जाता है, लाइन पे लगे लगे उसका वोट कास्ट करने का टाइम आता है। तो कांता वोट करते टाइम क्या सोच रही होती है? आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। भाई जब भी चुनाव होते हैं तो आप एक जो नेता होता है आपके एरिया का या जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उससे आपको एक उम्मीद होती है, आप चाहते हैं कि वो हमारे इलाके के लिए ऐसा ऐसा काम करें। तो लोग अपने अपने हिसाब से वोट करते हैं कि लोगों की अपनी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उस अपने एरिया के लिए कुछ बेहतर करवाना चाहते हैं। तो कांता का भी सेम सीन है कि वो चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो जिसने हमसे वादा किया है कि हम अपने मोहल्ले में जो पाइपलाइन डलवा देंगे वाटर की, हम उसको वोट देंगे। ओके, जब चुनाव आपके वोट डाल के चल देते हैं, वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। जैन साहब आपके चल देते हैं आगे की तरफ और कांता को कहते हुए कि मैं आपसे आगे मतलब फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, कांता और सुजाता दोनों आगे बढ़ रहे हैं। कांता कहती है गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। दोनों लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। कांता कहती है कि गुड़िया जो उसकी बच्ची है उसकी तबीयत ख़राब चल रही है और उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे साहब के घर का काम ख़त्म करना है और उनसे एडवांस के लिए कहना है कि वो अगर कुछ सहायता कर दें। तो इसलिए कांता घर पहुंचती है, उसकी बेटी लेटी हुई है और हाथ पे एक ग्लास में कुछ ली हुई है। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। कांता कहती है अपनी बेटी से कि जब भी मैं ये जो भी वो ग्लास पे ली हुई है तुमको ये पीने से बेटर लगेगा और जब हम काम से वापस लौटेंगे तो तुमको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। और जब वो साहेब के घर पे जा रही होती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। सोचते सोचते जा रही हैं कि गुड़िया का बीमार होना लाजमी है, क्योंकि जो बस्ती है वो कभी क्लीन नहीं रहती है, साफ़ नहीं रहती, हाइजीनिक नहीं रहती है, तो इसीलिए उसका बीमार होना लाजमी है, बार बार बीमार पड़ती है। साहिब के घर पहुंचती हैं। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, ये आप समझ ही गए होंगे चित्र देख के। हियर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। मैडम ने एडवांस दे दिया है, साथ में ये भी वार्निंग दी है कि आप इसकी बार बार आदत ना बनाएं। आप टाइम से अपनी जो आपकी सैलरी आपको टाइम से टाइम मिलती है उस पर आप डिपेंडेंट रहें। दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, हॉस्पिटल की लाइन पे लगे हुए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए और बेटी को आसरा दे रही हैं कि उम्मीद बंधा रही हैं कि बस थोड़ी देर और, उसके बाद हम डॉक्टर के पास होंगे। जैन साहब एंड जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू द वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रंस आर सिक। जैन साहब और जैन मैडम के बारे में सोच रही हैं कि जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें कभी ऐसी लाइनों पे लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भले वो वोट देने के लिए लाइन पे लगते हों। तो कांता सोच रही है कि इक्वलिटी कैसे हो रही है, ये तो अनइक्वलिटी है। आपकी पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि आप इक्वल हैं कि इक्वल नहीं हैं। इक्वल राइट्स टू वोट। The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6 book, is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality.
because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. कहानी स्टार्ट होती है आपकी कांता के लाइन पे खड़े होने से कि उसे वोट देने का अधिकार है, और वो आसपास के लोगों को देखती है कि कांता जिस जगह पे काम करती है अशोक जैन के घर पे, उनको पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचान लेती है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को, जितने भी आपके अडल्ट्स हैं जो 18 ईयर्स की एज पार कर चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, उन सभी को वोट करने का अधिकार है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटीज़ को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, चाहे उनका एजुकेशन का जो स्टेटस है वो कैसा भी है, चाहे वो बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ चुके हों, चाहे वो नहीं पढ़े लिखे हों, तो भी उन्हें वोट करने का अधिकार है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाती हैं, मतलब सभी जितने अडल्ट हैं उनको वोट करने का अधिकार है। और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। जो आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो इक्वलिटी के विचार पे आधारित है, क्योंकि ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि देश का हर वो व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन पे हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको वोट करने का अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश भी है कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो उन सब के बराबर भी है, क्योंकि जितने भी लोग इस लाइन पे खड़े हैं वो सबके सब एक समान हैं, सबके सब एक बराबर हैं, क्योंकि सभी के पास एक ही पावर है कि सबके पास एक ही वोट है। ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके पास 5 वोट होंगे, कांता कम पढ़ी लिखी है तो उसके पास 1 ही वोट होगा, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसके पास 10 वोट होंगे, और किसी के पास कम पैसे हैं तो उसके पास 1 ही वोट होगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप कुछ भी हैं, आपको इस संविधान के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के तौर पे देखा गया और आपको 1 वोट करने का अधिकार है। ओके, बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे पूरा दिन आपका आगे बढ़ता जाता है, कांता के मन में इक्वलिटी के वास्तविक अर्थ के बारे में डाउट्स उसके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाते हैं। What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from the employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out, and finally, she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. ऐसा क्या है जिसकी वजह से कांता के मन में डाउट्स आने स्टार्ट हो गए हैं? उसके पूरे दिन की एक दिनचर्या उसकी देख लेते हैं कि उसकी शुरू से लेकर लास्ट तक की लाइफ कैसी रहती है एक दिन की। वो एक स्लम में रहती है। स्लम मतलब आपका एक जो झोपड़पट्टी होता है वहाँ पे रहती है। उसके घर के पीछे एक नाला बहता होता है। उसकी बेटी है गुड़िया जो कि बीमार है और वो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहती है, लेकिन उसे काम से एक दिन की छुट्टी नहीं मिल पा रही है। साथ में उसको एडवांस भी चाहिए है उसके जहाँ वो काम करती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसको पैसे उधार चाहिए हैं जो कि मालिक से मिल सकते हैं। अगर वो छुट्टी मार देगी तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे और सुनने को मिलेगा वो अलग। डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे जब वो काम करती है तो शाम होते होते ये नौकरी उसको बहुत थका देने वाली नौकरी है, और जब घर पहुंचती है वो तो उसे फिर से एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जो कि आज वोट करने वाली लाइन नहीं है, वो एक हॉस्पिटल की लाइन है। सरकारी अस्पताल के सामने जो लंबी लाइन लगी है उस लाइन में सिर्फ और सिर्फ उसमें गरीब लोग ही खड़े हैं। उसमें जैन साहब या फिर जैन मैडम या और जो भी वहाँ पे उनके लोग खड़े थे वैसे लोग वहाँ पे नहीं हैं। तो ये रीज़न था कि वोट करने के लिए तो सभी एक लाइन पे लगे हुए थे,
तब वहाँ पे सभी लोग इक्वल थे, लेकिन हॉस्पिटल की लाइन के सामने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन के सामने सिर्फ हम और जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ वही लोग खड़े रहते हैं। बाकी जितने लोग हैं जिनके पास पैसे रहते हैं वो अपना इलाज कहीं बेहतर जा करा सकते हैं। तो ये कांता के मन में आ रहा था कि ये इक्वलिटी है कि अनइक्वलिटी है। आगे बढ़ते हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's life and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हुए उन्हें वोट करने का अधिकार मिलता है, लेकिन जिनकी डेली लाइफ और उनके वर्किंग कंडीशन की स्थिति बहुत ख़राब है। पैसे नहीं होने की वजह से भारत में लोगों को और भी कई तरीके की इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हम नीचे दो स्टोरीज दी हुई हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और एक और स्टोरी है अंसारी फैमिली की। हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में हम समझेंगे। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. You have already read about Dalits in the class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower castes used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. दलित एक दलित चाइल्ड की स्टोरी है। एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, उसके बारे में स्टोरी है। आपने इस दलित वर्ड के बारे में क्लास 6 के बुक में पढ़ा होगा, याद होगा, शायद नहीं याद होगा, लेकिन दलित जो टर्म है, दलित जो वर्ड है, वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने लिए खुद इस्तेमाल करते हैं कि हाँ हम दलित हैं। यूज़ करने का वजह ये है, इस्तेमाल करने का कारण ये है, रीज़न ये है कि वो दलित अपने आप को क्यों कहते हैं। वो मानते हैं कि पहले के टाइम पे देश कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत पहले ये लोग मतलब 5-6 हज़ार साल पहले की ये बातें करते हैं कि हम 1000 साल पहले हमारे ऊपर इस तरह के अत्याचार हुए थे और लगातार हमारे ऊपर अत्याचार होते चले आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक भी हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं। जो मेजॉरिटीज़ हैं, जो अपर क्लास है, वो हमारे ऊपर अत्याचार करती चली आई है, और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी ये इक्वलिटीज़, फंडामेंटल राइट्स होने के बाद भी हमारे ऊपर आज भी अत्याचार होते चले आ रहे हैं, है ना। तो एक कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 1950 से 2013 के बीच में इन्होंने एक बुक लिखी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 में इनका जन्म हुआ था, 2013 में इनकी डेथ हुई है। इज़ अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन, इन्होंने जूठन एक बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी है। इनके साथ कुछ हुआ था इस तरह का, इन्होंने उसे किताब का एक रूप दिया है। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and it cleaning it. My back began to itch. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in the room and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day from the doors and windows of the schoolrooms. The eyes of the teachers and the boys saw the spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and his
only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then, walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक स्टोरी है। उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जूठन नाम से ये बुक है, और उन्होंने ये पब्लिश करवाई थी। ये कहते हैं कि जब मैं 4th क्लास में था, ये इनइक्वालिटी के ऊपर है कि किस तरह से भेदभाव किया जा सकता था या किस तरह से भेदभाव किया गया है, और आज भी हम कई जगहों पे देखते हैं कि भेदभाव होता है, हो भी रहा है। हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे लॉज इम्प्लीमेंट होने के बाद, बहुत कानून की कड़ाई करने के बाद इन सारी चीज़ों में कमी आई है, लेकिन हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि हाँ, आज भी इनके साथ भेदभाव होता है। तो वाल्मीकि कहते हैं कि 4th क्लास में जब वो थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्लास में उन्हें नीचे बैठाया जाता था, सबसे अलग बैठाया जाता था, किनारे बैठाया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि जिस मैट पे हमको बैठने के लिए कहा जाता था, वो मैट तक मैं लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो मैट ख़त्म हो जाती थी और मुझे ज़मीन में बैठना पड़ता था। कभी कभी गेट के दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता था। जो क्लास के बच्चे होते थे वो मुझे विदाउट एनी रीज़न कभी भी मार के चले जाते थे, वो मुझे ह्यूमिलेट करते थे, परेशान करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। एक दिन ये एक क्लास में थे और उनके जो हेडमास्टर हैं, जो टीचर हैं, वो पहुँचे और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश, तुम क्लास में पढ़ने के बजाय जो स्कूल की क्लास की विंडोज़ वगैरह हैं, डोर्स वगैरह हैं, और जो प्लेग्राउंड है, जो मैदान है, उसकी सफाई कर दो। ओम प्रकाश जब ये चीज़ देखते हैं कि ऐसा ऐसा कह दिया गया है, अब देखिए किसी को हर रोज़ ह्यूमिलेट करने, हर रोज़ आप उसको परेशान कर रहे हैं, आप रोज़ रोज़ उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, वो बच्चा किसी से शिकायत नहीं कर पा रहा है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, आप उसको बार बार झकझोर रहे हैं, वो किससे कहेगा? एक 4th क्लास का लड़का, 4th क्लास का लड़का कितने ही साल का होता है, वो कितना ही छोटा हो सकता है, आप खुद देख सकते हैं, आपके आसपास 4th क्लास के बच्चे कई मिल जाएंगे। अब उस बच्चे से अगर कहा जाए कि एक तो उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए और उसके बाद कहा जाए कि पूरा का पूरा प्लेग्राउंड और क्लास के जितने भी दरवाजे खिड़की हैं उसको साफ़ करना है। ओम प्रकाश ने कहा कि बुक में अपने लिखते हैं कि जब उन्होंने प्लेग्राउंड को देखा तो वो उनकी औकात से बहुत बाहर था, वो उनकी हैसियत से बहुत बाहर था, कि वो उनको लग रहा था कि साफ़ करते करते मैं इसको कर भी पाऊँगा पूरा साफ़ कि नहीं कर पाऊँगा। और जब वो स्टार्ट करना शुरू किए हैं, वो क्लास की खिड़की वगैरह साफ़ कर रहे थे, दरवाजे साफ़ कर रहे थे, प्लेग्राउंड, एक दिन प्लेग्राउंड साफ़ कर रहे थे, 2 दिन तकरीबन बीत चुके थे इस चीज़ को। तभी ओम प्रकाश के पिताजी वहाँ से निकलते हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ओम प्रकाश अकेले पूरे ग्राउंड को साफ़ करने में तुला हुआ है। वो स्कूल के अंदर जाते हैं और वो ओम प्रकाश के मास्टर के पास पहुँचते हैं, टीचर के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों है। और उसके बाद वो कुछ बहस के बाद ओम प्रकाश का हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं ये कहते हुए कि आप टीचर हैं, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और वो ये कहते कहते एक लाइन उस पर और जोड़ते हैं कि ओम प्रकाश यहीं पढ़ेगा, और सिर्फ ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश के साथ साथ और भी लोग यहाँ पढ़ेंगे जो ओम प्रकाश की ही कास्ट के हैं, जिनको आप दलित कहते हैं, आप प्रताड़ित करते हैं, वो भी यहीं पढ़ेंगे। तो ये एक स्टोरी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगर आपको इस स्टोरी से इत्तेफाक नहीं लग रहा है तो आप खुद को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रख के देखिएगा और उसके बाद खुद का एक्सपीरियंस बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कि आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह से अगर क्लास में ट्रीट किया जाए तो आपको आपकी डिग्निटी कितनी बचेगी और आपको कितना अंदर तक आघात लगेगा, इस चीज़ को सोचिएगा। ये जूठन अ दलित लाइफ का पोस्टर है। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट took place in our India's larger cities and is common practice
in most parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money, and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non vegetarian residents. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on रेंट. पहली स्टोरी आपकी वाल्मीकि जी की थी, उन्होंने किस तरह से फेस किया था इनइक्वालिटी. सेकेंड स्टोरी आपकी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की है, वो एक काफ़ी बड़े शहर की है और वहाँ पर उनको ये समस्या देखने को मिली. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी किसी दूसरी जगह से आए हुए थे, उनको एक जगह पे एक अपार्टमेंट चाहिए था, एक रहने के लिए एक घर चाहिए था और एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए. उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं और वो आपको रेंट पे मिल सकती हैं. मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के पास में, अंसारी फैमिलीज़ के पास में रेंट पे करने की कोई दिक्कत नहीं थी. वो उनको अगर जगह पसंद आ जाती तो वो कितना भी रेंट पे कर सकते थे. लेकिन करते करते एक पहुँचे अपार्टमेंट में. अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद उन्होंने अपार्टमेंट देखा, उन्हें अपार्टमेंट अच्छा भी लगा. जो लैंडलॉर्ड थे, जो लैंड लेडी थी जिनकी वो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको दे सकते हैं. दोनों इस बात पे राज़ी हो गए. लेकिन बात तब बिगड़ गई जब उन्होंने नाम सुना कस्टमर का. जब उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी सुना तो उन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि हम एक ऐसे फैमिली को यहाँ पे अपार्टमेंट नहीं देंगे जो कि नॉन वेज खाता हो, जो कि मीट खाता हो. और उसी टाइम पे प्रॉपर्टी डीलर और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी दोनों ने ही पड़ोस में इस चीज़ का अनुभव किया कि मछली पकाई जा रही है. फिश फ्राई करके उन्होंने खाने की कोशिश की. तो दोनों को बहुत अजीब लगा. बात नहीं बनी. इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स इन्होंने देखे और बहुत सारे अपार्टमेंट देखने के बाद सभी में से कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस उन्हें मिलते गए. अपार्टमेंट उन्हें रेंट पे नहीं मिल रहा था. तो प्रॉपर्टी डीलर ने एक सजेशन दिया कि आप एक काम करिए कि आप अपने नाम में कुछ बदलाव कर दीजिए. आप अंसारी से कुमार हो जाइए, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार हो जाइए. तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फ्लैट मिलने में, प्रॉपर्टी मिलने में. तो उनको लगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमको बराबर सारी चीज़ें अधिकार मिला हुआ है, सारी राइट्स हमको मिले हुए हैं. तो हम इस तरह का काम क्यों करें? जब हमको सारी चीज़ें अच्छे से मिल सकती हैं तो हम अपना नाम क्यों बदलें, हम अपनी डिग्निटी को क्यों चेंज करें? और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया. तकरीबन 1 महीने बाद उनको बहुत मशक्क़त करने के बाद, बहुत सारे फ्लैट्स देखने के बाद उन्हें बहुत मुश्किल से एक फ़्लैट मिला, है ना. तो ये एक तरीका है, ये एक स्टोरी है जिससे आप जान सकते हैं कि इनइक्वालिटी आपकी किस तरह से हो सकती है. रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion.
कहने को संविधान में तो है कि आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, या कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, आपको इन बेसिस के हिसाब से वंचित नहीं रखा जाएगा, आपको अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान रखा जाएगा संविधान के हिसाब से। लेकिन ऑन ग्राउंड एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। आप 2 स्टोरी से जान चुके हैं कि आपको धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से, आपको आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको परखा जाता है, जांचा जाता है, और आपके स्टेटस के हिसाब से आपको सम्मान दिया जाता है। आपके स्टेटस के हिसाब से आपको पोजीशंस बताई जाती हैं, आपको अपने स्टेटस के हिसाब से आपके साथ मित्रता की जाती है, या फिर आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है ना। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी, देखिए ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से ठीक हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, वो है एजुकेशन। आपको अगर बेहतर एजुकेशन दिया जाए, आपको इक्वली का एक अच्छी मीन बताई जाए, अच्छा एक मतलब बताया जाए, और सभी से अच्छे से घुल मिल के रहना सिखाया जाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ठीक की जा सकती हैं, है ना। अगला पैराग्राफ है आपका, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by the unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to leave their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. डिग्निटी, आपका गौरव, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, जब आपको लोग अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो आपकी डिग्निटी हर्ट होनी स्वाभाविक सी बात है। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप जब भी स्कूल लगनी स्टार्ट होगी, मान के चलिए आप स्कूल की क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं। अब बात आती है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, सभी के पास चेयर्स हैं। अब उनमें से किसी को अगर कहा जाए कि आप चेयर पे नहीं बैठेंगे, आपको ज़मीन पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसे भी ये चीज़ कहा जाए, अब मान चलिए किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उसे कह दिया जाए कि आप ज़मीन पे बैठेंगे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाए जो कि जिसे दलित कहा जाता है, उसे कह दिया जाए कि आप नीचे बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आपको उस टाइम पे कैसा लगेगा। आपके सम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी, आपकी डिग्निटी वायलेटेड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों के साथ में हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में पढ़ते थे, उनके साथ के बच्चे और टीचर्स, वो सारे लोग उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ करते थे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करते थे। बच्चे उनको क्लास में मारते पीटते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे, उनकी बेइज्जती की जाती थी। टीचर्स उसको कह देते थे कि आपको ये चीज़ साफ़ करनी है, ये चीज़ साफ़ नहीं करनी है, आपको प्लेग्राउंड साफ़ करना है, आप चेयर में नहीं बैठ सकते हैं, आप बेंच में नहीं बैठ सकते हैं, आपको ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। अगर मैट नहीं है तो ज़मीन पे ऐसे ही बैठ जाइए, और अगर क्लास में जगह खाली नहीं है तो आप फिर क्लास के बाहर बैठिए। तो इन सारी चीज़ों से किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी पे असर पड़ सकता है, किसी की भी डिग्निटी वायलेटेड हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को कितना गहरा आघात पहुंचाती हैं, ये सारी चीज़ें आप भी कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से फील किए होंगे, है ना। इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे लॉज निकाले हैं कि अगर आपको कोई
अनइक्वल ट्रीट कर रहा है, अगर कोई आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी चीज़ें कही गई हैं कि नहीं, इस बेसिस पे आपको कोई भी अनइक्वल नहीं घोषित कर सकता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बाद ये सारी चीज़ें कम होने लगी हैं। आज भी हमको कुछ जगहों देखने को मिलता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कम होने लगी हैं। अब वाल्मीकि के जो पिताजी थे, अगर वो उस टाइम पे स्कूल नहीं आ पाते या नहीं देख पाते अपने बच्चों को प्लेग्राउंड साफ़ करते हुए, तो फिर क्या कंडीशन होती है, वो बच्चा उसी तरह से पता नहीं कब तक प्लेग्राउंड साफ़ करता। इसी तरह से आपका अंसारी फैमिलीज़ के साथ हुआ, सिर्फ उसके नाम की वजह से, सिर्फ उसके कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से उनको कहीं पे फ्लैट नहीं मिल रहा था। तो किसी के नाम और धर्म की वजह से, किसी की जाति की वजह से किसी को किसी वंचित रखा जाए, तो ये भी आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन है, आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जब प्रॉपर्टी डीलर ने अंसारी फैमिली से कहा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ लगा और वो ये करने से मना कर दिए, क्योंकि सभी को अपना सम्मान प्यारा होता है। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों ही इस व्यवहार को डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स। जो सम्मान सभी को मिलता है, वो सम्मान के हकदार ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों हैं। किसी को भी इस बेस पे कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वो किस कास्ट का है, उसके पास कितने पैसे हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है, इस बेस पे तो किसी का सम्मान नहीं कम करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप लोग भी समझिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग भी बड़े हो रहे हैं, और ये सारी चीज़ें पढ़ के जब आप आगे मुख्य समाज में जाएंगे तो बहुत मायने रखती है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं अपने कलीग्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने आसपास के रहने वाले लोगों के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे।